बहरहाल हम बात कर रहे थे कि हम लोग अभी मोल निकालना, मोलर मास फाइंड करना या गिवन मास फाइंड करना, इसके लिए यूनिटरी मेथड का यूज कर रहे थे। लेकिन एक बेसिक सा रिलेशन मैंने स्टोइचियोमेट्री में आप लोगों को बताया होगा, आप लोगों ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया होगा या मैंने कहा है कई बार, आज आप लोग उस पर ध्यान देंगे। जब भी हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं, उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एक छोटा सा टर्म आता है। क्या एक छोटा सा टर्म नहीं है, बहुत बड़ा मीनिंग है उसके, लेकिन अभी दिखता छोटा सा है। आप गौर करके देखिएगा कि उनके जो मोल्स का रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो गिवन स्पीसीज का जो मोल का रेशियो है वो बेसिकली आपको कैसा दिखेगा, कांस्टेंट के टर्म में दिखेगा। उनका जो रेशियो होगा वो कैसा दिखेगा आपको, कांस्टेंट के टर्म में दिखेगा। और इसी प्रॉपर्टी का, ये बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, इसके लॉ भी देख चुके हैं। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग शॉर्ट तरीके से मास निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं, जो जानना चाहते हैं आप। कोई दिक्कत? तो आज हम लोग उसी प्रोपोर्शन वाला जो प्रॉपर्टी है उसका क्या देखेंगे, नुमाइश देखेंगे। नुमाइश समझते हैं ना? मैं यहाँ क्या करता हूं रोज, नुमाइश ही तो करता हूं। नहीं, डाउट लग रहा है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कैसा आपको एक एग्जाम्पल मिला है। सबसे पहले क्या करना होगा, क्या ये बैलेंस है क्या? अब हो गया ना? अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मीनिंग क्या है? तो सब जानते हैं कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ H2 एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया NH3। ओके, अब अगर इसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं, अगर हैबर प्रोसेस से अमोनिया फॉर्म हो रहा है तो जो ये मोल का रेशियो है इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट की नहीं? हेलो, यही है ना? ठीक है, आपके मार्क्स अच्छे, टेंशन क्या ले रही हैं आप? ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? इसके मोल का रेशियो, इसके मोल का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? इसके मोल का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या उसमें कभी चेंज आ जाएगा क्या? नहीं आ सकता है जी। आप मास वेरी करिएगा लेकिन मोल का जो रेशियो है इस इक्वेशन के लिए सेम रहेगा। तो क्यों ना इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाए, नहीं किया जाए? कोई दिक्कत? कर ले यूज। देखिए कैसे यूज करते हैं। अगर मैं इसका N2 का मोल लिखना चाहता हूं, क्या लिखना चाहता हूं? N2 का मोल। कैसे लिखूंगा N2 का मोल? तो गिवन मास ऑफ N2 बाय मोलर मास ऑफ, किसी को इसमें दिक्कत नहीं। अगर मैं H2 का मोल देखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? एक, कैसे लिखूंगा बोलते जाइए। गिवन मास ऑफ H2 मोलर मास ऑफ, कोई दिक्कत? अब ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि इन दोनों के जो मोल का रेशियो है वो 1:3 है कि नहीं है? हाँ, ये इक्वेशन यही कह रहा है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ, किसके बराबर है ये? 1:3 है कि नहीं है? किसी को इसमें डाउट? किसी को डाउट नहीं है। अब इसको थोड़ा सा एलोबोरेट करके ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो गिवन मास ऑफ N2 बाय मोलर मास ऑफ होल डिवाइडेड बाय
ये वाला H2 बाय मोलर मास ऑफ, और ये आपको किसके बराबर दिखेगा बाबू? कोई दिक्कत? बोलिए। तो थोड़ा सा और इलोबोरेट कर लेते हैं। ये ऊपर जाएगा ना और ये नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, गिवन मास ऑफ N2 बाय मोलर मास ऑफ N2, और ये कहां चला जाएगा? ऊपर जाएगा ना, इनटू मोलर मास ऑफ बाय गिवन मास ऑफ व्हाट? H, एंड दैट इज 1 बाय। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेता हूं तो ज्यादा बेहतर लगेगा। देखिए कैसे, इसको मैं इस तरफ लेके आ जाता हूं, H2 वाला जो सेक्शन है उसको किस तरफ लेके आ जाता हूं? इस साइड लेके आ जाता हूं मैं। अब इस साइड लाऊंगा तो इसको कैसे लिख सकता हूं? देखिए तो, गिवन मास ऑफ N2 बाय मोलर मास ऑफ इनटू 1, ये 1 यहां आ गया कि नहीं आ गया? ये 1 इधर, ये वाला उधर लेके जाता हूं, एंड दैट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ H2 बाय मोलर मास ऑफ इनटू, वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है, that is your mole of N2 given mass by molar mass divided by stoichiometric coefficient 1 given mass by molar mass, that is your mole of H2 divided by the stoichiometric coefficient 3. That relation will always true or not? Always true for this equation. रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई दिक्कत? तो यहां से कैसे आ गया, दिख गया आपको? अगर मैं एक सीधा सा रिलेशन लिख दूं इस शॉर्ट टर्म में, इस इक्वेशन के लिए जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, इसमें किसी को दिक्कत होगा क्या? एक छोटा सा रिलेशन लिख दूं तो, चलिए लिख देता हूं। ये उधर दिखता है ना, ये वाला सेक्शन दिखता है ना, लेट इस इक्वेशन के लिए हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत? N2 का गिवन मास जो है N2 का वो A है। क्या है? गिवन मास ऑफ N2 A। मोलर मास तो सबको पता ही है ना, कितना होता है? गिवन मास ऑफ H2 कितना है? B मान लेता हूं। मोलर मास तो पता ही है सबको, ये वैरी करता है इसलिए ये भी मान रहा हूं। एंड गिवन मास ऑफ क्या बच गया बाबू? NH3 ना, ये NH3 के लिए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं मान लेता हूं C। मोलर मास तो सभी को कितना? कोई दिक्कत? अब एक रिलेशन यहां से सीधा लिखूंगा, उस रिलेशन को आप लोग याद रखेंगे, सारा प्रॉब्लम वहीं से बन जाएगा। क्या रिलेशन? देखिए तो, अब ये मोल का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इस तरीके का कंडीशन आएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है। और अगर इस तरीके का कंडीशन आ रहा है तो इसके लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए ध्यान से, A बाय 28 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू B बाय 2 इंटू 3 C बाय 17 इंटू, किसी को दिक्कत है इसके लिए? बोलिए। ये रिलेशन याद रहेगा ना? कुछ नहीं है, गिवन मास बाय मोलर, जैसे मोल निकालते हैं उसको बस डिवाइड कर देना है किससे? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और उसको इक्वेट कर देना है एक दूसरे के साथ। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए तो,
मोल ऑफ N2, सॉरी, मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ H2 divided by 3 and that is equal to mole of NH3 divided by 2. This equation is also applicable. That same term na, given mass में मोलर का मोल. ओके, कोई दिक्कत? अब इसको बेसिक प्रोपोर्शन को आप यूज करते हुए मास निकालना चाहते हैं, मोल निकालना चाहते हैं, काम नहीं हो जाएगा क्या? बोलिए, आसानी से हो जाएगा ना? तो अब इससे हम लोग यूज करेंगे आज से, यूनिटी वाला भी करेंगे, छोड़ेंगे थोड़े हैं, पुराना वाला को छोड़ देना चाहिए क्या? चलिए, अब जब ये बातें सीख गए तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लिया जाए, क्यों बेकार में छोड़ा जाए, नहीं? ठीक है, अब इसका यूज करते हुए हम लोग कर सकते हैं सब काम, नहीं कर सकते हैं? बोलिए, नहीं? वो जो भी लिखाया था एक छोटा सा टर्म, यूज करते हुए कर लेंगे। हो गए? चलिए देखते हैं, ये सिंपल सा है। अब हम लोग जब पढ़ लिए हैं तो इसके लिए वही वाला टर्म फिर से लिख सकते हैं कि नहीं, प्रोपोर्शन वाला? गिवन मास ऑफ N2 by molar mass of N2 into stoichiometric coefficient equal to given mass of किसका by molar mass of stoichiometric coefficient and given mass of ammonia molar mass of into stoichiometric. ओके, अब पहले हम इन दोनों का देख लेते हैं, मास ऑफ H2 पहले निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए तो गिवन मास ऑफ N2 बाय मोलर मास ऑफ गिवन मास ऑफ H2 अब सिंपल है, ये गिवन मास N2 का कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम, मोलर मास कितना होता है इंटू 1, गिवन मास H2 का आपको चाहिए ही ना, मोलर मास कितना है 2 इंटू गिवन मास कितना हो गया, बोलिए? गिवन मास 100 इंटू 3, सॉरी 100 इंटू 2 इंटू 3 बाय 28 होगा कि नहीं होगा? हाँ, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपको? हाँ, ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जब ये काम हो गया तो हमको क्या चाहिए, गिवन मास ऑफ अमोनिया भी चाहिए ना, तो इन दोनों को एक साथ ले आएंगे तो इक्वेशन ऐसा हो जाए कि नहीं, देखिए तो 100 ग्राम इंटू, ओके, इसका गिवन मास आपको चाहिए ही, मोलर मास सबको पता ही है, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिस, तो गिवन मास कितना हो गया, 100 इंटू 2 इंटू 17 20, कितना आ गया ये? हाँ, 120 ग्राम।
ज्यादा नहीं आ रहा है कुछ? हाँ, सही आ रहा है। चलिए, समझ गए बातों को। तो ये करने के लिए अब तो आप 2 ही लाइन में सवाल बना दिया करेंगे। बोलिए। अच्छा, कभी कभी 2 इंफॉर्मेशन दे दे तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले उसमें वही वाला कंडीशन, लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे और कैलकुलेशन किसके बेसिस पे करेंगे? ये नहीं कि ये पढ़ा दिया है तो इसमें सारा लिमिट अब सब खत्म, दोनों में से किसी का भी कर, ऐसा नहीं। जिसका इंफॉर्मेशन लिमिटिंग रहेगा उसी के बेसिस पे। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? ठीक, ये सबने बना ही लिया होगा मुझे आशा है। मैं जब क्वेश्चन लिख रहा हूँगा मैं क्या उम्मीद करता हूँ? पहले सभी लोग क्वेश्चन देखेंगे, लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर पढ़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा। चलिए मैं समझाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक मिक्सचर है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का और किसका? मैग्नीशियम कार्बोनेट का। लेकिन है क्या ये? मिक्सचर। मिक्सचर मतलब दोनों को मिलाया गया है, दोनों के बीच कोई रिएक्शन। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको मिक्सचर किसी दिन दे दिया गया हो तो उन दोनों के बीच केमिकली रिएक्शन नहीं होना है। तो आपको भी टेंशन नहीं लेना है कि दोनों आपस में मिला के ना पता कौन सा प्रोडक्ट बना रहे। कोई प्रोडक्ट नहीं बनाने जा रहे आपस में, सब अकेला अकेला करेंगे। ठीक है? मिक्सचर कोई केमिकल रिलेशन नहीं रखना है उनके बीच। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इन दोनों का मिक्सचर का लेकिन अमाउंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? ठीक, मतलब दोनों को मिला के इतना ग्राम मास आपको मिलने वाला है। और जब इन दोनों को मिक्सचर को गर्म किया गया तो कितना ग्राम व्हाइट रेसिड्यू निकला है? 1.92। अब बोलेंगे ये व्हाइट रेसिड्यू क्या है जी? मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो उससे क्या निकलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो उससे क्या निकलता है? कोई दिक्कत? समझ गए बातों को? उसी को हम लोग व्हाइट रेसिड्यू कह रहे हैं। ठीक, इसीलिए मैंने कहा कि अगर मिक्सचर है तो दोनों का रिएक्शन क्या करेंगे? अलग अलग लिखेंगे। दोनों गर्म करेंगे, अलग अलग रिएक्ट करेगा, अलग अलग अपना जो प्रोडक्ट बनाता है बनाएगा, आपस में कोई रिलेशन। समझ गए बातों को? मिक्सचर रहेगा तो इस बात का ध्यान रखेंगे। समझ गए?
चलिए अब देखिए मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ। पहले क्या करता हूँ, रिएक्शन लिख लेता हूँ। क्या करता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, आप देंगे इसको थोड़ा हीट, ये रिएक्शन तो सबको पढ़ा हुआ है, यही बनता है ना जी। नहीं बोल रहा है कोई, हाँ कोई दिक्कत, बोलिए। अब आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड यही है वो वाइट रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब बचा हुआ, ये भी आपको वाइट रेसिड्यू, मतलब इन दोनों का जो अमाउंट फॉर्म हो रहा है, इन दोनों को मिला के, एमजीओ एंड सीएओ को मिला के जो अमाउंट फॉर्म हो रहा है, दैट मास कितना है, 1 पॉइंट। क्वेश्चन समझ रहे हैं। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे टैकल करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बहुत, ठीक है, टेंशन इतना उतना भी मतलब टेंशन वाला नहीं है। अब मान लेता हूं कि इसका x ग्राम ने रिएक्ट किया, मिक्सचर में x ग्राम CaCO3 मौजूद है, ये कितना हो जाएगा 3.68 माइनस x, कोई दिक्कत, बोलिए। तो सबसे पहले क्या मान लेता हूं, लेट मास ऑफ CaCO x ग्राम इन कोई दिक्कत, बोलिए। तो मास ऑफ MgCO3 कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जब मास हमको पता है, इसका मास पता चल गया, ये कितना फॉर्म होगा नहीं पता कर लेंगे, यही वाला तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अगर इसका मास पता चल गया, ये x ग्राम बनाता है, तो ये कितना बनाएगा नहीं पता कर लेंगे, अरे बोलो, कर लेंगे ना, बोलिए। सबसे पहले वही पता कर लेते हैं, इन दोनों का बैलेंस है पहले से ही, तो मोल वाला रेशियो क्या रहेगा, इक्वल, इक्वेट कर दो दोनों को, हाँ। तो ऐसा लिख देता हूं, गिवन मास ऑफ CaCO3 बाय mm ऑफ CaCO3 इंटू 1, तो कोई बात ही नहीं है, स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन 1 ही है ना, बोलिए। गिवन मास ऑफ किसका, CaO डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन उसका भी 1 ही है, बोलिए। इसका गिवन मास नहीं निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, देखिए तो गिवन मास CaCO3 का x है, मोलर मास ऑफ CaO का कितना होगा, हाँ CaO, मोलर मास CaO का कितना होता है 56, तो याद हो गया होगा आप लोग को, और इसका 100 ना, ये क्या निकल गया आपको, मास ऑफ CaO, ठीक है। इसी तरीके से मास ऑफ MgO निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बोलिए। मास ऑफ, कोई बात नहीं पहले देख लीजिए उसके बाद लिखेंगे, पहले सब देखेंगे। इसी तरीके से मास ऑफ MgO क्या होगा बताइए, x है तो वहां 368 सॉरी 3.68 माइनस एक्स लिख दू सीधा, फिर से इतना लिखने की जरूरत है, तो सब जानते ही हैं, तो सीधा लिख देता हूं 3.68 माइनस एक्स इंटू मोलर मास ऑफ MgO, मोलर मास ऑफ MgO कितना होता है 40, एंड मोलर मास ऑफ MgCO3 ये कितना होता है, ऐड कर लो, 24 48 कितना हो गया 62, नहीं 24 48 कितना हो गया, सॉरी 72 एंड 12 84, मास निकल गया। अब क्वेश्चन देखो यही तो कह रहा है कि
हीटेड लीव दिस ग्राम ऑफ व्हाइट रेसिड्यू। व्हाइट रेसिड्यू तो यही दोनों का मास है ना। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो इसके इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? और वहां से क्या निकल जाएगा आपको? एक्स की वैल्यू निकलेगी। और जब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो इसका क्या परसेंटेज कंपोजिशन होगा मिक्सचर का, पता ही चल, वो तो एक्स ही है। तो मिक्सचर में कितना ग्राम ये है, कितना ग्राम ये है, ये नहीं पता कर लेंगे? एक्स ही तो जानना है बेसिकली। ये इतना ग्राम पता चल गया, नहीं गीतांजलि? कोई दिक्कत नहीं है। तो मास ऑफ एमजीयू एंड मास ऑफ सीओ को ऐड करें, किसके इक्वेट होगा? तो मैं सीधा लिखूं x इंटू 56/100 प्लस 3.68 माइनस x इंटू 40/84 एंड दैट इज इक्वल टू 1.92। ठीक है। अब यहां से आप लोग क्या करेंगे, बेसिकली x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? निकालिए x की वैल्यू और मुझे अभी बताइए। आप जो निकालेंगे मैं वही पुट करूंगा। ठीक है। अब जब x की वैल्यू 2 आ गई तो मास ऑफ CaCO3 तो पता चल गया ना, कितना? तो परसेंटेज नहीं पता चल जाएगा? 2/3.68 इंटू 100। बोलिए, बोलो रिशु, परसेंटेज नहीं पता चल जाएगा? हाँ, क्या बोले? ये 2 कैसे आया, ये मैं सॉल्व करूं? रिशु सॉल्व करो। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं इसको इधर से गुना करूं, इधर से भाग दो, फिर इधर से गुना भाग करके जोड़ घटाव करो? ये काम बच गया अब मेरा। हाँ, कहाँ? अच्छा सॉरी, 28 हो गया। ये काम बच गया क्या अब मेरा? ना ना ना, इतना बुरा दिन नहीं आने दूंगा मैं। ये तुम्हें ही करना पड़ेगा और इसमें किसी एक्स्ट्रा विशेष केमिस्ट्री के ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो इक्वल टू 2 आएगा, मुझे पता है। ठीक है, चलिए परसेंटेज ऑफ CH3 निकल गया। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ क्या निकाल सकते हैं? MgCO3 क्या करेंगे? 100 माइनस दिस कर लेंगे ना? बोलो, करो। कितना परसेंट आ गया? 54.34% ये आ गया। एंड परसेंटेज ऑफ MgCO3 100 माइनस 54. ठीक है, ये कर लीजिए। तो मुद्दा ये नहीं कि आपको कैलकुलेशन में 2 आ रहा है कि नहीं, मुद्दा ये है कि अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो आप उसको कैसे करेंगे। इस सवाल को समझने में कोई दिक्कत, कोई हिचकिचाहट? ये मैंने क्यों अलग अलग लिखा है, जब इसको लेके कोई शंका, किस तरीके से ऐड किया है, कोई दिक्कत? हाँ, किसी को एक बात का दिक्कत है कि सर सॉल्व कैसे करे। सॉल्व आपको करना होगा। देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ रिएक्शन आपको स्टेप्स में दिए रहेंगे। आपको बात पता है कि नहीं, सारे रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होते। कुछ रिएक्शन कैसे होते हैं? मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं। अब आपको मल्टीपल स्टेप्स दिए रहेंगे रिएक्शन के, और आपको क्या करना पड़ेगा उसके साथ? इनिशियल वाले और फाइनल वाले के बीच कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तलाशना पड़ेगा। समझ रहे हैं? मतलब इनिशियल वाला दे दिया, फाइनल वाला बताना है, जबकि वो एक ही रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, वो मल्टीपल रिएक्शन हो रहे हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे, उसको भी देखना पड़ेगा। नहीं देखना पड़ेगा?
चलिए, आपके कोई दिक्कत तो नहीं इसमें समझने में? लिख दिया जाए क्वेश्चन? गीतांजलि ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके के रिएक्शन को कैसे करूं? क्योंकि आपको ये सिंगल रिएक्शन तो दिख नहीं रहा, स्टेप रिएक्शन है, और आपको इंफॉर्मेशन एसिड की दी हुई है, कुछ SO3 रहा है, तो क्या करेंगे? पहले एसिड से SO2 निकाल लो। अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है, एसिड से SO2 निकाल लो, फिर SO2 से SO3 निकालो, ऐसा करूं क्या? ये एक तरीका हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा जी। किसी को डाउट है क्या? ये एक तरीका क्यों नहीं हो सकता कि एसिड से क्या निकाल लो और फिर SO2 से क्या निकाल लो? हो तो सकता है ये एक तरीका। तो इससे आप लोग, तो वो कन्वेंशनल तरीका है, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं उस तरीके से करने वाला नहीं हूं, उतना समय नहीं। चलो, ये तो 2 स्टेप, अगर 3 स्टेप दे दे, 4 स्टेप दे दे, उतना समय नहीं ना, ना। समझ रही हो गीतांजलि? हाँ, आप लोग घर पे जाके आराम से इत्मीनान से मम्मी को बोले, मम्मी चाय लाओ, अब चाय पीते हुए सब मत कीजिएगा, ठीक? मिलेगा नहीं वो अलग बात है। अब मैं कुछ ऐसा क्यों ना करूं कि इन दोनों को एक ही इक्वेशन में ला दूं? ऐसा तो कर सकता हूं ना, ऐसा कर सकता हूं मैथमेटिकली। रियल में, फिजिकली की बातें मैं नहीं कर रहा हूं। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा कि वो जो ट्रिपल स्टेप में हो रहा है, एक ही स्टेप में ला दे आप, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ तो सारा काम बोर्ड पे हो रहा है, और बोर्ड पे मुझे ये करने की स्वतंत्रता दी है। किसने दी है? खुद केमिस्ट्री ने दी है। ठीक है, आप ये स्वतंत्रता, वाह कितनी अच्छी सोच है, वाह गीतांजलि बहुत बढ़िया। तो क्यों ना मैं इसको सिंगल स्टेप या सिंगल रिएक्शन में तब्दील करूं। अब सिंगल रिएक्शन में लाने के लिए एक शर्त है। अब मैं कुछ ऐसा ट्रिक या कमाल या जो नाम देना चाहते हैं आप दीजिए, कि मैं इस SO2 और यहां वाला जो SO2 है, इन दोनों को हटा दूंगा बीच से गोल। ऐसा कमाल करो कि ये वाला SO2 और ये वाला SO2 हट जाए, और आपको सीधा ये और ये एक साथ नजर आने लगे। और ऐसा मैथमेटिक्स बहुत इजी है, इक्वेशन बना करके ऐसा कर सकते हैं। देखिए कितनी, तुम लोग को गीतांजलि से सीखना चाहिए, तुम लोग बस अपने में बाद में सिखाएगी, फी भी लेती है सिखाने का। मैंने क्या कहा? SO2 को हटाना है, लेकिन ऐसे अगर आप इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे, SO2 हट जाएगा क्या? नहीं हटे। क्यों? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है। सबसे पहले क्या करना होगा? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। इसके लिए क्या करूं मैं? सेकेंड इक्वेशन में 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी 8, ये भी 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। और उसके बाद दोनों को हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता है? कोई दिक्कत? तो मैं क्या करता हूं आपको, सेकेंड नॉट टू, किससे?
4 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी को दिक्कत? तो ये इक्वेशन अब कैसा बन जाएगा? 8SO2 प्लस 4O2 8SO, इसको इक्वेशन 3 नाम देता हूं। अब देखिए यहां भी 8 यहां भी 8, अब दोनों हट सकता है। अब मैं इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड कर देता हूं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, देखिए तो S8 प्लस 8O2 प्लस 8SO2 प्लस 4O2 8SO2 प्लस 8SO, होगा कि नहीं होगा? लेफ्ट वाले को लेफ्ट से ऐड किया, राइट वाले को, ये बातें तो हम लोग सभी से जानते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ 8SO2 यहाँ 8SO2 दोनों चले जाएंगे ना, यहाँ 8O2 यहाँ, दोनों आपस में मिलके क्या हो जाएंगे? तो S8 प्लस 12O2 क्या बना देगा? 8SO। ये एक बैलेंस इक्वेशन है ना? बोलिए, है ना? किसी को डाउट भी है? अब आ गया S8 और SO3 एक साथ। अब जो इंफॉर्मेशन आपको मांगता है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं कि नहीं? बोलो। तो क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ 1 मोल S8 से कितना मोल SO3 प्रोड्यूस हो रहा है? तो मोल ऑफ SO3 पता चल गया ना, तो मास नहीं निकाल लेंगे क्या जी? कोई रोक लेगा क्या? निकालो। क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से? मोल ऑफ SO3 इक्वल टू 8, क्योंकि 1 मोल S8 कितना मोल SO3 प्रोड्यूस कर रहा है? कोई दिक्कत नहीं, सब बातें तो काफी कर चुके हैं हम लोग। तो हम लोग इसका अब गिवन मास फाइंड कर लेंगे। क्या होगा? 8 इंटू SO3 का मोलर मास 3248, 80। वाह, तो संजना भी अब तेज हो गई है, पहले से ही तेज थे। तो समझ गए इस तरह के इक्वेशन कैसे हम लोग रिड्यूस फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं, आपको बस करना क्या है, इसको ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से देखना है, और जस्ट एक मैथमेटिकली एप्लीकेशन जो आप सॉल्व करते आए हैं 9th 10th क्लास में, उसी तरीके से। ठीक है, FeS2 आपको दिया गया है, और प्योर H2SO4 कितना बनना है, ये क्या करना है? अभी जो हम लोग मेथड यूज किए उसी के सहारे चलते हुए ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। कहाँ? तो आज की कथा यहीं समाप्त की जाए।
कल की कथा कल देखेंगे।